हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो या प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या फिर वो ऐसे स्टूडेंट्स चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो गाइस, आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर इंडिया की जो स्वतंत्रता के बाद में पार्टियों का जो फेजेस है यानी पार्टियों की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उस पर वीडियो बना दीजिए। सो गाइस, आप लोगों की ऑन डिमांड पर वीडियो हाजिर है। आज की इस नई वीडियो में हम डिटेल वाइज बात करेंगे कि भारत में जब से आज़ादी हुई जब से अब तक जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी क्या अवस्थाएं हैं, क्या अवस्थाएं नहीं है। सो गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में आने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो भारत में सबसे पहला जो फेज स्टार्ट होता है वो एक दल की प्रधानता का है, जिसे कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने 12th क्लास में ये पॉइंट ज़रूर पढ़ा होगा कि आप सभी को पता है कि फरवरी 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद में बहुत अधिक मतदाताओं की संख्या में लोगों ने भाई वोट भी डाला और इसमें कांग्रेस पार्टी जो है उसको भारी बहुमत मिला। इस समय बहुत सारी अन्य पार्टियां भी थी, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इंडियन मुस्लिम लीग और उड़ीसा गणतंत्र पार्टी, भारतीय किसान प्रजा पार्टी। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव में उतरे थे परंतु ज़्यादा किसी को सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन दूसरा जब आम चुनाव हुआ, पहले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन जो दूसरा आम चुनाव हुआ था उसमें अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। और समाजवादी पार्टी के लिए एक बात ये भी रहती है कि 1955 में उसका विभाजन दो अन्य पार्टियों में हो गया था। पहला अशोक मेहता के नेतृत्व में प्रजा समाजवादी पार्टी और दूसरा राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि भाई भारतीय जनसंघ जो है इसकी भी स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना? 1952 में, परंतु ये अभी तक अपने मुख्य रोल में नहीं आई थी। इसके बाद में 1957 का जो दूसरा आम चुनाव हुआ, इसमें सी गोपालाचार्य, के एम मुंशी और अन्य नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा स्वतंत्र पार्टी। ये कांग्रेस से बाहर निकल के थे क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जो द्वारा समाजवादी को व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया था ये उसके विरुद्ध थे, इसीलिए इन्होंने क्या कर लिया, अपनी अलग पार्टी बना ली। और इन लोगों की यानी स्वतंत्र पार्टी की अगर विचारधारा की बात करें तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है उससे मिलती जुलती इनकी विचारधारा थी। आगे चल के अक्टूबर 1962 में चीन से हमारा युद्ध होता है, जिसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भारी धक्का लगता है और उसको क्या है कि हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती और इसी के कारण से जो कम्युनिस्ट पार्टी है दो भागों में आगे चल के विभाजित हो जाती है। 1964 में पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 1967 के आम चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने अगर देखें कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लेकिन अगर हम देखें 1967 का जो इलेक्शन था इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो चुका था और पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई कांग्रेस पार्टी बिना नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और इसी कारण से हम देखें तो कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार गंवानी पड़ती है और साथ ही साथ केंद्र में उसकी शक्ति में भी गिरावट आती है, परंतु फिर भी उसे बहुमत मिल जाता है और लोकसभा के इलेक्शन में 284 सीटों पर उनको बढ़त होती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पहला इलेक्शन था जो जीत गए, परंतु आगे चल के 1971 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 520 सीटों में से 362 सीटें मिली, जो कि काफ़ी अच्छी इनके लिए जीत साबित हुई। इसके बाद में हम आगे देखते हैं 1967 के चुनाव से पहले देश में एक ही कांग्रेस का वर्चस्व था पूरे देश में, परंतु 1967 के चुनाव के बाद से ये परिदृश्य बदलने लगा और 1977 में पहली बार ऐसा हुआ कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिला और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बहुमत मिला था। लेकिन मैं यहाँ पर रजनी कोठारी जी की बात बताना चाहूँगा कि भाई उन्होंने बताया था कि पहले 3 इलेक्शन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है एक तो उसका अच्छा रोल रहा, दूसरा कांग्रेस पार्टी सबसे टॉप पे थी। उसके क्या कारण थे? महत्वपूर्ण नेताओं का होना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता शामिल थे। दूसरा, कांग्रेस जो थी अपने ही पार्टी के अंदर कई सारे विचारधारा को रखती थी, यानी कई तरह के वर्ग के लोग इसमें शामिल थे और अलग अलग विचारधाराओं का ये एक मिला जुला गठबंधन था। इसमें नरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी हर तरह के लोग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होता है
पार्टियों का 1977 से, आप सबको पता है कि जून 1975 में आपातकाल लगाया गया और आपातकाल के बाद में देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव भी होता है और सरकार के पास में क्या है कि भाई बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इसका इस्तेमाल इन्होंने करके दिखाया। 1967 में जो मार्च में इलेक्शन हुए उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि भाई कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और उसको विपक्ष में रहना पड़ा और उसकी जगह एक गठबंधन की सरकार बनी जिसे जनता दल या जनता पार्टी भी कहा गया। इसके साथ साथ सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र जो थे संजय गांधी, उनको भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और भारतीय कांग्रेस से आगे चल के दो तरफों में बढ़ जाती है। एक कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ थी और दूसरी कांग्रेस ऐसी थी जो इंदिरा गांधी के साथ नहीं थी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जनता दल और कांग्रेस पार्टी, ये दो ऐसी पार्टी थी जिन्हें सबसे ज़्यादा इलेक्शन में वोट मिले थे इस समय। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तीसरा फेज शुरू हो जाता है। तीसरा फेज 1980 से, इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी बहुमत में लौटती है और इस इलेक्शन में जो मैंने आपको बताया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी, तो वो दो अलग अलग भागों में विभाजित होकर कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में चुनाव लड़ती है। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई जो इंदिरा गांधी के साथ की पार्टी थी उसको 351 सीटें मिली और इसके अलावा जो दूसरी ऐसी पार्टी थी जो इंदिरा गांधी के साथ नहीं थी लेकिन कांग्रेस की थी, उसे सिर्फ 31 ही सीट प्राप्त हुई। और इसके बाद में फिर से एक दल की प्रधानता आ गई और पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व हो गया। परंतु 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा बहुमत मिलता है, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद में इसका जो राजनीतिक लाभ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिला और आगे चल के जो उनके पुत्र थे राजीव गांधी, वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने, राजीव गांधी जी ने, अगर हम बात करते हैं, राजीव गांधी अब शांति और स्थायित्व का प्रतीक बन गए थे और ये इन्होंने, आपको याद होगा कि भाई इन्होंने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भी भेजी थी। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अगर हम देखें तो दो परिणाम निकल के हमारे सामने आते हैं। एक तो कांग्रेस विपक्ष के दल की भूमिका निभा चुकी थी, तो दूसरे लोगों को पता था कि जनता अब क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, यानी जनता जो है वो अब काम चाहती है, सीधी सी बात ये है भाई। अब चौथा दल, आप लोग चौथा दौर जो है वो शुरू हो जाता है, डायरेक्ट चौथे दौर की बात करते हैं। ये गठबंधन के दौर की बात शुरू हो जाती है 1989 से मई 2014 तक। इसमें क्या है कि भाई कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जिसे स्पष्ट बहुमत मिले, गठजोड़ कर कैसे भी करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इस समय जो राजनीतिक दल में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4-5 राजनीतिक पार्टी जैसे जनता दल है, कांग्रेस एन है, तेलुगु देशम है, असम गण परिषद है, इन सबों ने केंद्र सरकार में मुख्य भूमिका निभाई। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें बेशक से अगर हम देखें तो पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी दो भागों में विभाजित दिखती है, एक भाजपा में और दूसरा वामपंथी। इन दोनों के पीछे ही खड़ी रहती है। 1990 में क्या होता है, विश्व प्रतापनाथ सिंह की सरकार बनती है और इन्होंने क्या किया, अचानक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कर दी और आगे चल के क्या होता है, एक ही साल के अंदर इनकी सरकार जो है लगभग गिर जाती है। और सरकार गिरने के बाद में अगर हम देखेंगे इसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर विश्व प्रतापनाथ जो जी हैं, इनका विश्वनाथ प्रताप नाम है जिनका, ये प्रधानमंत्री पद से हटते हैं, फिर नरसिम्हा राव आपके पीएम बन जाते हैं। इसके बाद में आगे हम सत्ता की बागडोर देखते हैं, फिर बीजेपी के हाथ में भी जाती है 1966 में, 1998 में, 1990। इस तरीके से भाजपा ने सत्ता की बागडोर संभाली। कई बारी जो सरकार है वो 13 महीने तक भी चली और ज़्यादा दिन अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाई। और अपने कार्यकाल को पूरा ना कर पाने के कारण कई बारी जो बीजेपी है अपने कई एजेंडे को उसको त्यागना भी पड़ा, क्योंकि गठजोड़ करना पड़ा सरकार चलाने के लिए। अब आप बोलोगे कौन कौन से ऐसे एजेंडे थे, तो जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाने का या फिर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने की बात हुई थी। इसके साथ 2004 में फिर से लोकसभा में यही परिणाम निकला कि भाई किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई जनादेश नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने अपनी सरकार बनाई। 2008 में मनमोहन सिंह ने अपनी समर्थन वापस ले लिया, लोकसभा भंग हो गई और 2009 में फिर इलेक्शन हुए और 2009 में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर एक बार फिर से क्या है, ये परिणाम निकला कि भाई कांग्रेस पार्टी है। और आगे चल के आप देखेंगे कि मई 2014 में, कब, मई 2014 में मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला। उसके लिए अलग से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा।
लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे